हाय दोस्तों, मैं हूं आपका सिक्योर। आज हम बात करेंगे बेसिकली ये कुछ कमेंट आए हुए थे, तो ठीक है। तो मुझे लगा कि यार अभी सिचुएशन सही है कि मुझे कम मतलब कुछ चीज़ें जो है लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। तो ये सही समय मुझे लगा दिए। और मैं ये बोलूँगा यार कि बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे कि हैवी वाटर बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। या फिर अभी एनएफसी का इससे पहले पूछ रहे थे इसका कब एग्ज़ाम होगा। तो देखो यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि ऐसा वर्ड मुझे बोलना पड़ा। देखो, मैं वहाँ का एचआर या मैनेजमेंट का नहीं हूँ, ठीक है। मुझे कोई अपडेट मिलेगा, मैं उनके वेबसाइट पे रेगुलर चेक करता हूँ, या फिर कोई भी वेबसाइट ऑफिशियली मुझे कोई मिलेगा तभी आपको मैं प्रॉपर रीजन से बता पाऊँगा कि उसका रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देखो, अगर मैं कभी बोलता हूँ भाई अब आता है तो उससे पहले भी दे सकता है, ये फुल्ली मैनेजमेंट पे होता है कि ठीक है कौन कब प्रोवाइड करने वाला। ओके, सो इसके लिए मैं सॉरी। ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब जैसे एनएफएल का एग्ज़ाम कब होगा, क्रिप्को कब एग्ज़ाम होगा, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा उनको पता चलेगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो मैं अगर आपको कोई फॉल्स प्रोमिस करता हूँ तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ओके, और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा लोगों को यार कि देखिए, आप जब किसी से अननोन आदमी से कम्युनिकेट करते हैं पार्टिकुलरली, ठीक है, तो अगर कोई मैसेज से बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आप एटलीस्ट कम से कम जिस स्टेट के रहते हो उतना बताइए। ओके, हम विदेश से नहीं बात कर रहे कि हमें देश बताना पड़ेगा विच कंट्री आई एम बिलोंग। ओके, सो फर्स्ट यू इफ यू कॉन्टेक्ट एनी वन थ्रू अननोन पर्सन थ्रू मैसेजिंग, फर्स्ट टेल योर नेम एंड देन एटलीस्ट मेंशन योर स्टेट। ओके, दिस इज द proper way of communication to anyone. Okay, so I kindly request to everyone, because someone many of student candidate who have communicate this way, like tell your name and then mention your state. This is the proper way. I am really happy, this is the good communication skill. But some candidate generally simply hi and ask some question. This is the not proper way to communicate with other. Okay, actually if you tell with me, if you mention tagging message with me, I don't care your skill. Of course, you have a at the middle age, that means 18 to 25 at 30, and no one know how to communicate. Okay, बेसिकली आपको कॉलेज में या फिर कहीं भी सिखाया नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा वे है। तो बेसिकली देखिए, हम यहाँ पर ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं हम। सेंट्रल सीपीएसई बोला जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको बोला जाता है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे लाइक डीएई और इसरो और डीआरडीओ और सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा होगा तो मैं बताऊँगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आता हो रेगुलरली आता होगा। ओके, तो मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितना अंतर्गत आता है, जैसे कि आईजी कार आ गया, आपका बीआरसी आ गया, आपका हैवी वाटर बोर्ड आ गया, ठीक है। और डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी जितनी भी ब्रांच हैं उसमें क्या फैसिलिटी मिलते हैं और जो पब्लिक सेक्टर उनमें क्या फैसिलिटी मिलते हैं, तो इससे हो सके आपको जानकारी मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें गूगल पे नाम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से सीखे, या फिर कुछ मैंने भी इतना दिन से काम किया हूँ सीपीसी में, तो मुझे पता है क्या क्या मिल रहा नहीं मिल रहा। इससे थोड़ा सा इंक्रेजमेंट मिलता है। और ख़ासकर जो नए बच्चे हैं, मतलब स्कूल कॉलेज में है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ या लास्ट में है, या फिर आफ्टर पास आउट है, तो वो लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ये मिलता है, तो लोग को थोड़ा सा इंक्रेजमेंट या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता होगा। देखिए, आप पे कितना पढ़ने में अच्छा है, लेकिन फाइनली वी वर्क फॉर मनी, ये ट्रूथ है। हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ओके, सो ये बात है। ओके, तो हम थोड़ा सा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इससे बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन देता हूँ कि सीपीएसई बना कब था, इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इकोनॉमी के कैसे बैकबोन कहा जाता है। ओके, देखिए, जब एलपीजी जिसको बोला जाता है, ओके, थोड़ा सा मैं लूँगा इस पर। इसे बोला जाता है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ये रिफॉर्म आया था। इस रिफॉर्म आने से पहले हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो बैकबोन था ना, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट था। ओके, मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें सरकार का एक जब 51% से शेयर ज़्यादा रहता है तो उससे सरकार का स्वामित्व में माना जाता है। ओके, सरकार के सारे कंट्रोल सरकार के पास होती है। ओके, तो हम इसमें ये भी चीज़ बात करेंगे भाई कि आखिर महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना का स्टेटस जो है, इससे कंपनी का वैल्यूएशन या फिर इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो एक्चुअली आपको पता भी होगा या फिर नहीं पता होगा। अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ उससे कुछ नया पता होगा तो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू मस्ट कमेंट ऑन वीडियो। ओके, तो जब एलपीजी से पहले आने से पहले हमारे देश में 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता है और उसमें सब चीज़ बताया जाता है। देखिए, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसमें बहुत ज़्यादा भुखमरी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ओके, बहुत ज़्यादा। और हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर हुआ करते थे। तो उसमें जो नेहरू जी का जो मेंशन था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो उनका एक बहुत ही मतलब एक क्लियर विजन था कि हमें देश को आगे ले जाना तो हमें इंडस्ट्रियलाइज करना होगा। ओके, तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया। जब सेकंड पंचवर्षीय योजना आता है, सेकंड प्लानिंग कमीशन आता है, तो उसमें एक प्रॉपर वे में बताएगा कि हमें सीपीसी को बूस्ट करना चाहिए। ओके, तो उस समय सीपीसी को बूस्ट करना चाहिए और उस समय बहुत सा सीपीसी को फॉर्म किया गया और बनाया गया। ठीक है, और सीपीसी को सबसे ज़्यादा जब सपोर्ट तब मिला जब इंदिरा गांधी ने 14 नेशनल बैंक 40 प्राइवेट बैंक को वो नेशनलाइज कर दिए। इससे बैंक थोड़ा सा काफ़ी और उसी समय जैसे टाटा एयरलाइंस है, उसमें एयर इंडिया नहीं हुआ करता था, टाटा एयरलाइंस होता था, तो सरकार ने उसे खरीद लिया था। ओके, आज फाइनली वापस टाटा के पास चला गया। ओके, तो इस तरह से सारी चीज़ें फंक्शन करती है जब कोई काम नहीं करता है। ओके, तो हम लोग देखिए सीपीसी जब बनाया गया था तो उनमें जो प्राइम मिनिस्टर उनका पूरा क्लियर गोल था, या इवन इंदिरा गांधी साफ कहते थे कि देखो, हम सीपीसी बनाने का मेरा मेन मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों की जैसे मतलब देखिए होता था क्या कि जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आता, जब पूरे दुनिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर चल रहा था, तो उस समय जो इंडस्ट्री में जो काम करते वर्कर उनका इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी। आप अगर आपको लगता है कि आज इंग्लैंड बहुत ही सुंदर, हर जगह लोग हर अच्छे से काम करते हैं, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, वहाँ के लोग इतनी बुरी स्थिति में काम करते थे यार, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि यार कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। बहुत ही लंबी स्ट्रगल हुआ। ओके, और वो स्ट्रगल अभी इंडिया में जारी है। ओके, तो वन डे हम लोग पूरे देश में एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। ओके, तो इस चीज़ के लिए तो सरकार ने बोला कि देखो, हम अपने पास सरकार ही रहेगा तो सरकार के कंट्रोल में रहेगा, तो हर एक चीज़ सरकार तय करेगी कि उसका कितना वेज दिया जाए, उस कितना घंटा काम किया जाए, उसे कितना कोई काम को दिया जाए। ठीक है, कितने लोग कितने काम करेंगे, कोई अगर हाइलाइटर होना चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। ओके, तो सबके लिए तय किया गया। ओके, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं था। वर्किंग आवर जो है आपको लगता है वर्किंग आवर, जैसे अभी वर्किंग आवर 8 घंटा। ओके, तो उस समय हो सकता है कि 12 घंटा 14 घंटा एटलीस्ट तो करना ही रहता था। ओके, और पैसा उतना ही मिलता था। आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज के बारे में बता देता हूँ। जैसे इंडिया में क्या है, 8 आवर वर्किंग है। ठीक है, इंडिया में 8 आवर वर्किंग है, पर यही बात चाइना की भी बात करें हम, चाइना में है 9 to 9। ठीक है, शायद वहाँ 12 घंटा का वर्किंग आवर चलता है कि 10 घंटा, क्योंकि ऐसे कुछ। ओके, मतलब सिर्फ जो हम लोग 8 घंटा काम कर जो पैसे कमा रहे हैं ना, वहाँ पर ही शायद 9 to 9 था, मतलब 12 घंटा या फिर 10 घंटा का यार, मुझे अभी थोड़ा सा श्योरिटी नहीं आ रहा है। तो मतलब इंडिया से जो घंटा काम करने का उससे ज़्यादा है, तो उसके वजह से चाइना का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना बहुत तेज़ हुआ। ठीक, उतने पैसे में उतना ही चीज़ें में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ओके, तो ये ठीक है, वो चाइना के सिंगल पार्टी सिस्टम इसके वजह से हो रहा है, वो वहाँ लोग अपोज नहीं कर पा रहे। तो ये सीपीसी में जब आप काम करते हैं तो ये सब हर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है। आपका मेडिकल फैसिलिटी देखा जाता है, वहाँ पर वर्किंग कंडीशन कैसा, आपका 8 घंटा से ज़्यादा करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसा दिए जाते हैं। ठीक है, और
पूरे फैमिली का टेक केयर जो होता है हर एक चीज़ को देखा जाता है। तो सीपीसी का देखिए, एक सीपीसी से जहाँ तक मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जब कोई एक सीपीसी मतलब पब्लिक सेक्टर में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर ही सिर्फ एक स्टेट के नहीं काम करते, पूरे देश के एक स्टेट के काम करता हूँ। और जहाँ तक मेरा थॉट है कि इंडिया में सीपीसी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है पब्लिक सेक्टर, क्योंकि एक पैलेस में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के एक साथ काम करते हैं और यही मतलब यूनिटी को शो करता हूँ इंडिया को। तो हमें लगता है कि देश को सीपीसी को बिल्कुल बचा कर रखना चाहिए। ओके, ये मेरा थॉट है। ओके, सो उसमें से एक रीज़न ये है। तो जैसे कि अभी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो मैं बोलता हूँ यार कि मैं जहाँ तक देखता हूँ प्राइवेटाइजेशन की बात की, अब मैं सब लोग अब स्टेट में क्या हो रहा है कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम को लेके कि नहीं हमें रिजर्वेशन, तो ये एक तरह से डिवाइड टाइप का होते जा रहा है, गैप होते जा रहा है। ओके, सो ओके, ये अलग डिस्कशन का मुद्दा है। ओके, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, तो एलपीजी आने के बाद, एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया कि आप प्राइवेट प्लेयर भी इसमें चीज़ बना सकते हैं। और उसके बाद भी 3 सेक्टर को बचा कर रखा गया था कि उसमें आप वह काम नहीं कर सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री नहीं ओपन कर सकते, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी था, स्पेस था एंड डिफेंस, ये 3 वो प्राइवेट प्लेयर पहले इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके बाद इन्वॉल्व किया गया। आज ये 2020 की बात है, उसमें सरकार ने साफ मेंशन कर दिया कि हमने ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया एक लिमिटेड फैसिलिटी के साथ। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो सीपीसी में है, यहाँ बेसिक बेसिक सैलरी मिलता है और वहाँ भी बेसिक सैलरी मिलता है, ठीक है। तो देखिए, ये मतलब हर एक सीपी इसी के अनुसार थोड़ा बहुत कभी कभी बदलते रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, उस हिसाब से जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उसका 44,900 बेसिक होता है। ओके, 44,900 बेसिक होता है और सेम डीए में भी 44,900, लेकिन इस पर समटाइम चेंज होते रहता है, जैसे कि लेकिन जब पीएसयू में जाइएगा ना तो पीएसयू में इतना नहीं रहेगा, ये आपको रहेगा 35,600 या 400 रहता है। ओके, 35,400। ओके, इसका रीज़न ये है ना कि सीपीसी में थोड़ा सा कुछ अदर अलाउंस ऐड किया जाता है, मतलब एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कंपेयर में अदर अलाउंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, इसके वजह से ये कम रहता है। आईओसीएल में अगर बात करें तो भाई यहाँ तो 25,000 बेसिक है, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है कैफेटेरिया का, इसके वजह से थोड़ा बढ़ता है। ओके, तो आपको डीए यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी डीए मिलेगा। यहाँ का जो डीए रूल होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है, ऑल इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल डीए जिसको बोला जाता है, सिंपल अगर भाषा में बात करें तो इंडस्ट्रियल डीए, और ये जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए होता है, अगर मतलब सरकार तुरंत अभी इफेक्ट लाती है तो वहाँ तुरंत इफेक्ट आ जाता है। ओके, देखिए, इसमें एक दिक्कत होता है ना कि जब सरकार कोई बोल के हम 7 पे लाएंगे तो सबसे पहले अप्लाई इसमें होगा, डीएई का या फिर जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अप्लाई होगा, उसके बाद इसमें अप्लाई किया जाता है, 2 साल 3 साल बाद इम्प्लीमेंट होता है। ओके, और सबसे पहले जब कोई अनाउंस करता है तो जो पीओ में ऑफिस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ऑफिस के अंतर्गत, प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो जो डिपार्टमेंट आता है सबसे पहले उसमें अप्लाई होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ये दोनों में अप्लाई किया जाता है। ओके, एचआरए की बात करें तो एचआरए यहाँ मिलेगा, एचआरए यहाँ मिलेगा, तो इस हिसाब से इसमें एचआरए थोड़ा कम हो जाता है और ये जो सेंटर पर मतलब गवर्नमेंट वाला में ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए बेसिक तो ऐसा नहीं ये बेसिक पे ही एचआरए देंगे, ये भी बेसिक पे तो इसका बेसिक ज़्यादा है तो इसमें एचआरए ज़्यादा मिलता है और इसका कम मिलता है। ओके, इसमें पीएफ मिलता है और पीएफ का फैसिलिटी इसमें रहता है, लेकिन सरकार थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया। देखिए, सरकार थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज किया। हुआ क्या कि जब ऐसा रूल आया कि 2000 बाद से जिसने भी जॉब लगा, ओके, तो उनका आप उन्हें पेंशन नहीं दिया जाएगा। ओके, पेंशन पेंशन ही दिया जाएगा, लेकिन लेकिन जो पुराना पेंशन रूल ये करता है कि सरकार उसमें खुद बियर कर देती पैसे। मैं जो देख, पेंशन कोई ऐसा नहीं है कि सरकार खुद डाल के दी है, पैसा आप ही का पैसा रहता है उसमें खुद डाल, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था पुराना पेंशन में कि सरकार अपना पैसा उसमें डालती थी, आपका बहुत ही कम एक्सटेंट रहता था। ओके, तो लोगों को अच्छा लगता था, ठीक है। अभी क्या है कि सरकार बोली कि नहीं, जो मैं पीएफ का जो पैसा दे रहा हूँ,
देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर सीपीसी की बात करूँ तो इसमें एक ईपीएफ हुआ और प्लस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड कंपनी कंट्रीब्यूशन, ये दोनों जो है ना इक्वल रहता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल रहता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और कंपनी कंट्रीब्यूशन, ये दोनों इक्वल रहेगा। और ये आराम से मतलब आपका भी 12% काटेगा और कंपनी भी 12% अपनी पैसे से देगी, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ डीई में, ये तो पीएफ बना, ओके। मैं पेंशन की बात नहीं की, इसमें सिर्फ पीएफ बात की, लेकिन सरकार बोला कि हम आपको ये जो पेंशन वाला जो स्कीम है ना वो हटा देंगे, हम पेंशन नहीं देंगे, सॉरी पीएफ वाला स्कीम हटा देते हैं, वहाँ पेंशन देगा। तो सरकार क्या बोला कि आप 10% दीजिए और मैं 14% दूंगा, कितना हो गया, 24% हो गया ना, और उसमें 12 12 24% हो रहा था। तो ये पैसा पीएफ में जाके एक एनपीएस जिसको बोला जाता है ना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें जाता है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन पेंशन का भी है, पर इसमें ये जो पेंशन जो पीएफ वाला पैसा है, इसमें अपना अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के, शुरू में तो सरकार 10 और 12 ही ऐसा कुछ कर रही थी, मेरे ख्याल से 12 12, हाँ शुरू में ऐसे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद 10 और 14 किया गया था, तो 24वां एनपीएस। तो जब आप वहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ बेसिक ज़्यादा है, इसके वजह से इसका रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है, जो अमाउंट मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ आपका बेसिक कम है, यहाँ आपका बेसिक कम है। तो जो पीएफ और इसका अमाउंट, इसका अमाउंट, ये पीएफ में गया। और जो सीपीसी में होता है, जो सीपीसी में है, वहाँ पर एक ए से बीएफ करके चला जाता है, सुपर एनिमेशन बेनोवेलेंट फंड करके, ठीक है। हो सके कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इसका नाम अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन वो लोग अपना बनाते हैं, ओके। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लॉय है ये 2% देता है और ये कंपनी है वो 10% देता है। तो ये सब कुछ जोड़ने के बाद जो आपका जो पेंशन में जो जा रहा था, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये जा रहा है, और ये इन लोग को भी जोड़ने के बाद पीएफ और ऐसे भी को जोड़िएगा, दोनों के अमाउंट सेम पड़ता था। मुझे ये बात नहीं पता था, तो बाद में मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला ये तो दोनों सेम ही है, बस ये क्या हुआ कि दो डिफरेंट डिफरेंट जगह पैसा को पार्क किया हुआ, नहीं रखा हुआ, ओके। तो एचआरए हो गया, पीएफ, पेंशन, लोन। अगर देखिए मैं बात करूँ सिर्फ सीपीसी और डीई की मैं बात कर रहा हूँ, आईडी कार्ड, हाई वाटर बोर्ड, बीईसीसी, ये सब जो है ना एटॉमिक एनर्जी में, तो लोन जो है यहाँ भी मिलता है, वो आप चाहे एनएफएल में रहिए, चाहे आईएसएल में रहिए, बीपीसी लीजिए, सब में लोन मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा रहता है सबसे ज़्यादा लोन वो मिलता है, और यहाँ भी लोन मिलता है, ओके। और थोड़ा बहुत जैसे कोई कोई सोसाइटी जहाँ पर रिफाइनरी में या फिर कहूँ रहेगा, तो उसका खुद का एक अपना सोसाइटी होता है, तो वहाँ भी एक लोन का फैसिलिटी मिलता है, इंटरेस्ट कम ही रहता है। जैसे कि मेरे ख्याल से जैसे आईओसी की बात करो गुजरात रिफाइनरी में, तो यहाँ 7% है, ओके, 7.5% इस तरह से है, ओके। जहाँ की अगर आप बैंक के करंट में बात करूँ, बैंक में अगर आप लेते हैं तो 12% या 13% से ब्याज कोई भी अमाउंट को लेता है, ओके। तो लोन यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, जहाँ लोन डिफरेंट डिफरेंट है, एक पर्सनल लोन होता है वो अलग है, एक घर बनाने का लोन है वो भी मिलेगा, हाउस बिल्डिंग के लिए वो यहाँ मिलेगा। यहाँ जहाँ तक बात है एजुकेशन लोन, तो वहाँ एजुकेशन लोन नहीं, मतलब सब्सिडी दी जाती है, हमें एजुकेशन बोलना उतना सही नहीं होगा, एजुकेशन वहाँ सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि डीए में बात करूँ तो वहाँ खुद का अपना स्कूल है, तो वहाँ पढ़ाने में आपको पैसा, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने में 1,000 रुपये लगता, तो हो सके आपको 400 ही लगे, ओके। तो इस तरह से सब्सिडी दिया जाता है, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँ, ओके। तो आयुष में बात करें तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आयुष से पार्टिकुलर स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पता नहीं, आई डोंट नो कैसे चेंज कर दिए। तो इस चीज़ के मामले में आयुष कैटेगरी में बोलूँ तो यार बैड कैटेगरी है एजुकेशन लोन, मतलब बच्चे के एजुकेशन या प्रोवाइड कराने के चक्कर में, ओके। और ये तो हो गया
पेंशन, लोन और चाइल्ड मेडिकल। देखिए ये चीज़ अगर मैं पाया सीपीसी के अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूंगा वो है मेडिकल। मेडिकल फैसिलिटी जो होता है ना सीपीएससी का, ये आउटस्टैंडिंग मैं मार्क करूँगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ होता है तो आपको तुरंत पैसा इमीडिएटली जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल होता है वहाँ चले जाते हैं, मिल जाता है। ठीक है, और नॉमिनेटेड बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, लेकिन इसमें इसमें ऐसे पार्टिकुलर डीए में बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो इनके पास भी काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल है। देखिए टाटा फंडामेंटल रिसर्च जो है, या फिर टाटा कैंसर, इस तरह के जो इवन आईएस उसको नॉमिनेट करता है, बहुत सी चीज़ें लोग उससे नॉमिनेट करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो डीई में तो पार्टिकुलर मेडिकल फैसिलिटी मैं बोलूँ अदर ऑर्गेनाइजेशन से अगर मान लो तो बीआईएस ले ले या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ले ले तो उससे बेस्ट है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो लोग, देखिए गवर्नमेंट में ही वो लोग का स्पेशल एक अस्पताल बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, कि आप वहाँ जाइए पूरा फैसिलिटी मिलेगा, वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोग को हॉस्पिटल जो है ना लिमिटेड रहता है कि आप यहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये सीपीसी बोले चलो यहाँ नहीं ठीक होता तो आप अपने कंसल्ट के अनुसार डॉक्टर रिकमेंड करेगा, आप वहाँ करा सकते हो। तो ये जो बेनिफिट है ना बहुत ही मस्त है। बोनस यार, इसमें जितने भी आपका जो सीपीसी में वहाँ बोनस मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे दिल्ली में मतलब जो फैसिलिटी है तो वो इनक्रेडिबल है, काफ़ी फैसिलिटी देता है अदर कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन तुलना में। ओके, तो बोनस यहाँ मिलते हैं वहाँ भी मिलता है, लेकिन डीई में बोनस ना बोल के सिर्फ फिक्स बोला जाता है, बोलते हैं जैसा कि बताया जाता है फिक्स बोला जाता है। तो ये बेसिकली जो हर एक मंथ का 30% है ना, वो निकाल के सालाना 2 बार दिया जाता है। ओके, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है कि 2-2.5 लाख एज पर डिप्लोमा की बात करूँ तो सिर्फ उससे मिलते हैं, और इससे तो 50-60 से कितने में निपट जाएगा। ठीक है, प्रमोशन की बात करें तो देखिए प्रमोशन यहाँ भी रूल के मुताबिक तो बोला जाता है कि 4 साल हो गए आईओएसएल में, या फिर हो सके डिफरेंट सीपीसी में थोड़ा 3 साल हो, जैसे कि एनएफएल में शायद 3 साल में हो जाता है। ओके, जहाँ तक ध्यान हो आप मानिए 4 साल। ओके, और इसमें भी 4 साल ही रहता है डीए में, जितना भी है डीए इसरो में 4 साल के बाद प्रमोशन होता। और इसमें प्रमोशन रिलेटेड एग्जाम होता है, तो इसमें इसमें प्रमोशन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, मेरिटोरियस स्टूडेंट है, कोई और अच्छा काम करते हैं तो इसमें प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ओके, और इसमें मैंने बताया था कि वहाँ गेस्टेड ऑफिसर का टैग भी मिलने वाले जो है, जो राज्य पत्रिका ऑफिसर होते हैं वो भी मिलने का चांस रहता है, पर यहाँ कुछ नहीं। अब ईडी है फिर भी आप गेस्ट ऑफिसर के साइन नहीं कर सकते। इंक्रीमेंट पर ईयर में बात करूँ तो देखिए इंक्रीमेंट आप कहीं भी रहिए 3% मिलेगा, जितना आपका बेसिक है उसका 3% इंक्रीमेंट मिलता है। तो इनका बेसिक ज़्यादा रहता है तो इनका बढ़ता भी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ भी 3% ही आपको मिलेगा। वर्किंग इन्वायरमेंट जो है 8 आवर का रहता है। ये देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसीलिए इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। देखिए इसमें भी शिफ्ट होती है, देखिए इसमें भी जो है वाटर बोर्ड है वो प्लांट बेस है, तो वहाँ भी शिफ्ट वाइज होते हैं, बार्क में भी शिफ्ट वाइज होते हैं, लेकिन कहूँ कहूँ शिफ्ट वाइज नहीं होते। ओके, तो तो शिफ्ट होने से थोड़ा एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी हो गया। एडवांटेज ये है कि हम कोई भी काम बहुत इजी वे से कर सकते हैं, जैसे कि हमें हॉस्पिटल जाना आज दिखाना या फिर अपना और कोई पर्सनली काम करना है तो हम आराम से नाइट ड्यूटी किए इवनिंग ड्यूटी किए आराम से जा सकते हुए। तो वर्किंग इन्वायरमेंट का डी में भी ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और और बात किया जाए तो वर्किंग इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें, बाकी काम तो आपको करना, देखिए काम ये मत सोचिए कि यहाँ जाने के बाद काम नहीं करना, काम करना पड़ेगा और बहुत ही ईमानदारी से आप काम कीजिए। ठीक है, कि अगर कोई आपको पैसे पे करती है तो आपको बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, कम से कम इसमें ईमानदारी जरूर दिखाइए। ठीक है, जो भी काम मिले आराम से कीजिए, बहुत ही शौक से कीजिए। ओके, इसमें प्लीज़ कंजूस मत कीजिए। इससे अगर ऐसा नहीं करने से क्या होता है ना, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते तो आप इतने पैसे रहने के बाद जो है ना एक सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है ना वो शायद आप महसूस नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमेशा परेशान बोलिएगा यार क्या हो गया ज़िंदगी,
फंस गए कहाँ, इस तरह का वर्ड नहीं निकला। ओके। और हॉलीडे होम इस तरह के तो चीज़ें वहाँ भी घूमने का मौका मिलता है। आप ऑल इंडिया टूर में कहूँ भी जो लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है वहाँ जा सकते हैं, घूमते हैं, यहाँ भी मिलता है। ओके। और एक चीज़ कुछ छूट रहा था यार, ठीक है। और कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से कुछ, देखिए इसमें अगर सीपीसी की बात करके जो फैसिलिटी मिलता है ना यार, बहुत सारे हैं लेकिन तोड़ तोड़ के देते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता यार कि इतने सारे कहाँ से आते कैसे लाते हैं। और इसमें भी कभी आने जाने का भी चेंज हुआ। तो देखिए जहाँ तक मैं नॉलेज ले रहा था तो दो, जब 6 पे लगा ना तो उससे पहले फैसिलिटी थोड़ा सा कम था, लेकिन 6 पे लगने के बाद फैसिलिटी काफ़ी चीज़ में बढ़ाया गया। ओके। जो आप मोबाइल देख रहे हैं इसमें भी सर इसमें आईओसीएल का हाथ है, मतलब आईओसीएल के पैसे से लिया गया। ओके। ये एग्जाम्पल है, मतलब उतना नहीं, वो थोड़ा अमाउंट पे करते हैं। ओके। और चीज़ मैं बात करूँ तो कुछ खास नहीं है। और देखो जहाँ तक बात कर रहे थे यार ज्वाइनिंग कब होगा ये सब चीज़ें, तो डी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, आपको टाइम लेगा। और जहाँ एनएफसी की बात करें, हाई वाटर बोर्ड की बात करें, तो हाई वाटर बोर्ड के हो सके तो इस मंथ में दे देना चाहिए था यार, दे देना चाहिए मेरे ख्याल से रिजल्ट। ओके। और हो सके जनवरी फरवरी में ज्वाइन भी करवा दे। और डी एनएफसी हैदराबाद और बात तो हो सके कि इस मंथ ऑफर लेटर जारी करके आपको हो सके जनवरी या फिर इसी मंथ के एंड में ज्वाइनिंग करवा दें। मेडिकल इसके बाद जो इनका रिजल्ट होगा उनका एक शॉर्ट मेडिकल होगा। बहुत ही देखिए आई ठीक रहना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ज़्यादा नहीं, आई से में रियली मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, डेली टफ होता है, ठीक है, मैं उसके चक्कर में फंसा हूँ, मुझे पता है। और भी कोई क्वेरी होगा, ठीक है, देखिए आपको लगता है कोई और चीज़ जानते हैं आप, तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा कमेंट में, तो हो सके दूसरे लोग को। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, देखो बहुत सारी चीज़ मैं बता नहीं सकता, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि जो कोड कंडक्ट होता है वो उसके हिसाब से सही नहीं होगे, तो इसकी वजह से मैं बहुत सी चीज़ें छोटा छोटा चीज़ बताना उतना उचित मैं नहीं समझता हूँ। ओके। और सारे पीएसयू में अलग अलग में हो सके फैसिलिटी अलग, लेकिन मोर और लेस सबको घुमा फिरा के एक ही जगह हो जाता है। ओके, पैसे उतने ही मिले। ओके। और मैं यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन करते हैं तो कहूँ भी बहुत ही ईमानदारी से काम कीजिए, उसके प्रति काम के प्रति ईमानदारी जरूर दिखाइए, ठीक है। ये है कि देखिए एक है कि आप डीए में रहिए चाहे सीपीसी में, काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार जैसे नहीं हमें हम लोग को दिखाया था आईटी कंपनी वाले के यार एक प्रोजेक्ट बनाना है उसके बाद ये भी प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरह से ये भी करो, ये नहीं हुआ तो ये भी करो। तो इस टाइप का प्रेशर नहीं मिलने वाला। अगर आपको हो सके एक काम दिया गया, आपको 2 काम दिया गया जो इतना जनरली में हो जाता है उतने ही काम दिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी सिचुएशन के अनुसार ढलना पड़ेगा, जैसा कि ये प्लांट बेस है यार, ठीक है, ये प्लांट बेस है। तो मैं बात करूँ तो अगर कोई सिचुएशन वर्स होता है तो उस चीज़ में सब लोग का पार्टिसिपेंट होता है, तो उसमें रियली सब लोग मिलकर काम करते हो के। तो ये चीज़ मुझे आईएसएल का बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ होता है तो बहुत ही, क्योंकि मुझे पता है मैं उस फेस के होंगे कि सब लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं यार, ठीक है, और आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। और अगर कोई बोलता है कि ऐसा नहीं करते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव बातें हटाइए, आप कीजिएगा। आपका देखा इस देखने के कारण पीछे वाले जो आएंगे वो भी करेंगे। ओके। तो ये मैं बात करना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहता है, सीपीसी में जो कैटेगरी वाइज होता है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कैट 1, कैट 2, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। ओके। देखिए महारत्ना का स्टेटस उस कंपनी को मिलता है जिसका नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ पर ईयर, 2,500 करोड़ पर ईयर, मतलब 3 कंजिक्यूटिव 2,500 करोड़ पर ईयर अगर उसका नेट प्रॉफिट रहता है तो उसे महारत्ना के कैटेगरी में डाला जाता है। ओके। अब महारत्ना के स्टार्ट जो किया गया था वो 2010 से स्टार्ट किया था, मतलब फ्रोम 2010 से स्टार्ट किया गया। ओके। और नवरत्ना की मैं बात करूँ तो इसका ऐसा कुछ था यार कि शायद 1,000, ठीक है।
और इस देखो, एक तो प्रॉफिट की बेस पे कैटेगरी वाइज किया जाता है, और दूसरा है टर्नओवर। ओके, तो इनका जो टर्नओवर था, तो कुछ टर्नओवर के आधार पे किया जाता है। ओके, देखिए महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना से कंपनी को एक चीज़ फायदा होता है, जैसे कि ये सब तो सरकार के कंट्रोल में। ओके, तो महारत्ना मिलने से एक चीज़ कंपनी को फायदा होता है कि ये कंपनी 2,500 करोड़, मैंने तो अब तो सुना शायद 5,000 करोड़ बढ़ गया यार, कि पता नहीं और शायद बढ़ गया होगा। ओके, मुझे ध्यान में नहीं है, क्योंकि जहाँ तक न्यूज में जो दिया हुआ था 2,500 करोड़ था, और हो सके 5,000 भी करोड़ बढ़ गया। ओके, तो इतना इतना रुपया खर्च करने का जो है ना, वो सरकार से परमिशन, जो लीगलिटी होता है कि हम इस चीज़ में करना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा लीगलिटी कम हो जाता है। ओके, तो ये कंपनी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ होती है। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है अगर आप महारत्ना कंपनी, तो उसका ग्रोथ ज़्यादा है वो, क्योंकि वो अपने, और ऐसे भी रहता है जो नेट वर्थ है, जिस कंपनी का नेट वर्थ, ठीक है, जितना कमाई है, जितना एनुअल मार्जिन है उनका, जितना एनुअल इनकम है, उसका 15%, ठीक है, उनका 50% अपना जो भी बिजनेस है उसमें लगा सकते हैं, सरकार उसमें थोड़ा कम इंटरवेन करेगी। ओके, और इसमें है कि 1,000 या फिर 15% ऑफ टोटल एनुअल इनकम, ठीक है, 15%, जितना आप इनकम के उसको 15% रहेगा, तो उतना खर्च कर सकता है। अगर कोई कोई कंपनी है, अगर 9 रत्ना का स्टेटस मिला है तो, और मिनी रत्ना 1 2 में यार, ठीक है चलो यार, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल मिनी रत्ना में, तो मिनी रत्ना कैटेगरी का है आपका NFL, और इवन IREL जिसका एग्जाम होने वाला है, वो भी मिनी रत्ना कैटेगरी में। और महारत्ना की बात करें तो IOCL है, BPCL है, HPCL है, सेल है, BHEL है, इस तरह से बहुत सारे कंपनी है। ओके, नवरत्ना में भी बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। देखो अगर अभी करंट में बात करूँ तो टोटल CPC जो है 345, कभी 350, वो कम बेसी होते रहता है। ओके, क्योंकि सरकार कभी कभी किसी को खरीदती है, कभी कभी डिसइन्वेस्ट कर देती है, इस तरह से होता है। ओके, तो आई होप इस चीज़ के बारे में शायद आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।